आपकी प्रेजेंटेशन चल रही थी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। कुछ ही बच्चों की गुड आवाज आ आफ्टरनून रही है, मैम। कुछ बच्चे तो गुड आफ्टरनून दर्शिका, नेहा, अभिषेक, राजनारायण। राज की आवाज नहीं आई, कुछ बच्चों की आवाज आ रही फिलहाल। गुड आफ्टरनून मैम। चलिए, वर्चुअल क्लासेस में मैं आपको आपकी क्लास लेकर के आई हूँ। वीरेंद्र का प्रेजेंटेशन है। वीरेंद्र अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा क्लास वाला फील ले लीजिए। आपका ब्लैक बोर्ड, मेरा पोडियम और पूरी क्लासरूम का सेटअप है। और ठीक है, क्लास हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन मिड सेकेंड ईयर में आप सबका स्वागत है। वीरेंद्र आज तीसरे दिन हमारे साथ शामिल हो चुके हैं क्लास में, प्रेजेंटेशन को लेकर के स्लाइड शेयर कर रहे हैं। क्लास इज ऑल योर्स वीरेंद्र, ऑल द बेस्ट। Okay, ma'am. Thank you. Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने रिकमेंडेशन देख रहे थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की, तो हम लोगों ने जो व्यावसायिक शिक्षा थी उसके बारे में चर्चा करी थी, जिसमें कि व्यावसायिक शिक्षा को 7 भागों में डिवाइड किया गया था। कृषि शिक्षा, कॉमर्स और टीचर एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, विधि और चिकित्सा शिक्षा। उसमें एक और बात करी गई थी कि न्यू प्रोफेशन की, जो नए व्यवसायिक क्षेत्र हैं जिसमें लोग कार्य कर सकते हैं, उसमें बात करी गई थी। इसमें 3 बिंदुओं पर चर्चा करी गई थी कि पहला था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन के इस विषय को रखने की बात करी गई थी कि जो अगर इस क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में या फिर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जाना चाह रहा है तो उसके लिए न्यू प्रोफेशन की बात करी गई थी। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 धार्मिक शिक्षा के बारे में, कि विश्वविद्यालय आयोग ने धार्मिक शिक्षा को किस तरह से देने की बात करी थी। इसमें कहा गया था कि जो धार्मिक शिक्षा हो वह अनिवार्य होनी चाहिए। अनिवार्य से आशय था कि इनको जो धार्मिक शिक्षा दी जाए वह सभी धर्मों को सम्मिलित करके देनी चाहिए, कि एक धर्म विशेष के बारे में लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और इसमें कहा गया था कि जो भी क्लास स्टार्ट हो, जो कक्षाएं शुरुआत हो, तो वह मौन चिंतन से शुरू हो, कि हम क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मौन चिंतन करें। उसके तत्पश्चात ही जो कक्षाएं हैं वह शुरू की जाए। फिर धार्मिक पाठ्यक्रम। धार्मिक पाठ्यक्रम में इन्होंने बताया कि जो विभिन्न धर्मों के जो मूलभूत जो बिंदु हैं, जो उनके सभी ऋग्वेद में भी कहा गया है कि जो सत्य है वह एक ही है, बस नाम अलग अलग है। तो हमें यह देखना चाहिए कि हमें सभी धर्मों का जो मूल है उसको पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। और महापुरुषों की जीवनियाँ, जो विभिन्न धर्मों में महापुरुष हुए हैं, उन सभी धर्मों को, चाहे वह ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो, जो भी धर्म अपने भारत देश में है, सभी धर्मों के जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने प्रचार प्रसार किया अपने अपने धर्म का, जिन्होंने अच्छी अच्छी नीतियाँ बताई हैं, उनका उनको उस जो पाठ्यक्रम बनाया जाए उसमें रखा जाए।
और धर्मों के आधारभूत सिद्धांत, जो भी धर्म के बेसिक चीजें हैं उनको बताया जाए। और जो धर्म दर्शन, जो फिलॉसफी रिलीजियस, किसी भी रिलीजन की फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो उसका मूल तत्व है, उसको भी धार्मिक शिक्षा के रूप में देनी चाहिए। फिर 9वें चैप्टर में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करी गई, शिक्षा का माध्यम कैसा हो। इसमें बताया गया कि जो इंस्ट्रक्शन है, जो हम किसी भी अगर शिक्षा को दे रहे हैं तो उसका माध्यम कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है, उसमें हमें 3 भाषाओं को सम्मिलित करना चाहिए। एक जो रीजनल लैंग्वेज है, एक फेडरल लैंग्वेज है और एक इंग्लिश होनी चाहिए, जो कि क्षेत्रीय भाषा हो और संघ की भाषा हो, संघीय भाषा हो और अंग्रेजी हो। इन 3 भाषाओं की बात करी गई थी। फिर उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का जो माध्यम वह स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अगर जहाँ भी उच्च शिक्षा दी जा रही किसी भी प्रदेश में, तो अगर वहाँ पर जो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं या जो मानक रूप से मानी गई हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं, उनमें उनमें शिक्षा देनी चाहिए। और कहा गया कि जो उच्च शिक्षा का उच्च शिक्षा का जो माध्यम है, जो अंग्रेजी चली आ रही थी, उसे हटाकर कोई भारतीय भाषा रखी जाए। और भारतीय भाषा में भी उन्होंने संस्कृत को न रखने की बात करी कि संस्कृत क्योंकि क्लिष्ट भाषा मानी जाती थी, बहुत हार्ड भाषा मानी जाती है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि संस्कृत को न रख करके और जो भी भारतीय भाषा है उनको बढ़ावा दिया जाए। फिर विज्ञान और व्यावसायिक, जो विज्ञान, व्यावसायिक एवं तकनीकी वर्ग जो साइंस क्षेत्र से हैं या फिर जो प्रोफेशनल या टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, उनमें हम उनकी जो शिक्षा की भाषा हो उसे अंग्रेजी ही बनाई जाए, उसे बदली न जाए। क्योंकि जो उस समय पुस्तकें थी या फिर जो उस समय शिक्षक थे, वह उनका जो मीडियम था वह अंग्रेजी भाषा अधिक था, और जो पुस्तकें थी वो भी अपने भारतीय भाषा के जो क्षेत्रीय भाषा है, जो भारत में क्षेत्रीय भाषा है, उनमें उपलब्ध नहीं थी। और अच्छी अच्छी जो पुस्तकें थी वह अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध थी। इसीलिए कहा गया कि ये जो विज्ञान और व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा जो ले रहे हैं उनको अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा दी जाए। संघीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्दकोश बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए। जो कि क्लिष्ट शब्द थे, जो कठिन शब्द थे, उनके लिए हिंदी में उनको उनको हिंदी में परिभाषित किया जाए और उनको उनका एक शब्दकोश तैयार किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द स्वीकार किए जाए। जो हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भाषा बोलते हैं या जो शब्द बोलते हैं, उनको हम स्वीकार करें, उनका एक अलग से शब्दकोश तैयार करें। देवनागरिक लिपि में आवश्यक सुधार किए जाएं। जो देवनागरी लिपि थी उसमें भी सुधार करने की बात कही, जो भी बहुत सारी त्रुटियां हैं उनको अलग किया जाए। और इसमें कहा गया कि अंग्रेजी को इसलिए बढ़ाने की बात कही गई कि जो उस समय जो भी जैसे ज्ञान था या जो हमें अधिक से अधिक सूचनाएं मिलती थी या जो ज्ञान प्राप्त होता था, वह उसका माध्यम अंग्रेजी थी। इसीलिए कहा गया कि अंग्रेजी को बढ़ाने की बात करी गई। और कहा गया कि अंतिम स्तर तक अगर कोई स्नातक कर रहा है तो अंतिम स्तर तक उसे अंग्रेजी में किताब पढ़ना कम से कम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह ग्रेजुएशन कर ले और अंग्रेजी में पढ़ ना पाए। तो इसके लिए कहा गया कि
स्नातक का जो अंतिम स्तर है फाइनल तक उसे अंग्रेजी की कम से कम किताब पढ़ने की योग्यता उसके अंदर आ जाए। नेक्स्ट है परीक्षाएं, एग्जामिनेशन कैसा हो, इस पे चर्चा करी गई। इसमें कहा गया मूल्यांकन, मूल्यांकन की बात करी गई। मूल्यांकन में कहा गया कि जो मूल्यांकन करता है उनमें कम से कम अच्छी योग्यता होनी चाहिए। और वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा की बात करें तो वार्षिक परीक्षा में उन्होंने कहा कि उस समय केवल लिखित पेपर होते थे या फिर जो कहते हैं कि रिटन में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते थे, उनको कम करके हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार करें उनके लिए उनको अलग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा उनको अलग से रखा जाए, जो कि वो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो ऑब्जेक्टिव परीक्षण तैयार कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, उनमें अच्छी योग्यता हो ऐसे लोगों को रखा जाए। न्यूनतम प्राप्तांक की बात करें तो इसमें न्यूनतम प्राप्तांक वही प्रथम स्थान के लिए 70%, द्वितीय के लिए 55% और तृतीय के लिए 40% अंक रखा गया था। प्रायोगिक विषय, जो प्रायोगिक विषय अगर विज्ञान वर्ग का चाहे विज्ञान वर्ग के हों चाहे कला वर्ग के हों, अगर प्रायोगिक विषय है तो उनको अधिक से अधिक प्रयोगशाला में बिताना चाहिए। कृपांक, जो ग्रेस मार्क की बात करी गई कि जो ग्रेस मार्क के द्वारा बच्चों को पास कर दिया जाता है वह ग्रेस मार्क हटा दिया जाए, कृपांक हटा दिया जाए। और बोर्ड की बात करें तो बोर्ड सभी जो अगर विश्वविद्यालय स्तर पर है तो एक बोर्ड की स्थापना की जाए और उसी के द्वारा हमें जो भी विश्वविद्यालय है उसकी देख रेख, उसका उनके जो भी क्रियाकलाप हैं उसके द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। छात्र, उनकी क्रियाएं एवं कल्याण, स्टूडेंट दियर एक्टिविटी एंड वेलफेयर। इसमें कहा गया कि निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, जो भी बच्चा स्नातक स्तर पर एडमिशन ले रहा है उसका सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। और यह जब भी साल में कम से कम 2 बार उसका निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। इसके लिए उस विश्वविद्यालय में चिकित्सालय की व्यवस्था कराई जाए। मध्याह्न के समय उचित मूल्य पर पौष्टिक आहार, जो मध्याह्न भोजन होता था उसमें जो भी तो ये विश्वविद्यालय में तो ये कहते कि लैम्प की व्यवस्था कर देंगे हर रूम में, तो हमारे रूम में 2 आने होंगे ना। विश्वविद्यालय में जो भोजन पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाए उसके लिए जो कम दाम रखा जाए। स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक की नियुक्ति, बड़ा चेंबर, मुझे बड़ा सा रूम मिल जाएगा वैसे। स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जाए। इसके भी बात की गई कि जो विश्वविद्यालय में लोग हैं चाहे शिक्षक हों विद्यार्थी हों तो उनके स्वास्थ्य की देख रेख के लिए स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जाए। बहुत चिपचिप लग रहा है। 2 वर्ष की शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करी जाए। 2 वर्ष की सभी के लिए 2 वर्ष की शारीरिक शिक्षा भी अनिवार्य होनी चाहिए, जिससे कि उनमें शारीरिक का जो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से उनके विकास करा जाए।
एनसीसी की स्थापना की बात करी गई मेरा मन कर रहा हम भी चले जाए। और छात्र संघों का गठन किया मैम जाए। आपका माइक्रोफोन ऑन है। उनकी भी होगी फिर शूटिंग। छात्र संघों के गठन की बात की गई। जो स्टूडेंट यूनियन थे उनकी बात की गई कि जो भी छात्रों की जो समस्याएं हैं वह ऊपर तक ले जाने के लिए विश्वविद्यालय में छात्र संघ की स्थापना की जाए। प्रॉक्टोरियल प्रणाली लागू की जाए। जो भी समस्या है बच्चे की उसके लिए प्रॉक्टोरियल प्रणाली लागू की जाए। उसके माध्यम से लोगों के जो भी समस्याएं जो कठिनाई आ रही हैं उसको दूर करा जाए। छात्रावास और हॉस्टल। छात्रावास की व्यवस्था की जाए। जो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं उनको विश्वविद्यालय से बाहर न रखा जाए या न रहने की इजाज़त दी जाए कि वह विश्वविद्यालय के द्वारा जो छात्रावास है उसी में रहें और वहाँ पर खाने के लिए छात्रावास के रहने की और वहाँ पर मेस की व्यवस्था अच्छी करी जाए। छात्रों और शिक्षकों के मध्य निकट के संबंध स्थापित। जो वहाँ के शिक्षक हैं और जो छात्र हैं उनके द्वारा उनके मध्य संबंध अच्छे हों और निकट संबंध हो। जो भी अगर समस्या हो रही है, अगर चाहे वह पढ़ने लिखने में समस्या आ रही है तो वह अगर निकट संबंध होंगे तो आसानी से पूछ सकेगा, बता सकेगा। छात्रों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न की जाए कि छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिसमें उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना है। उनके अंदर वो डिमोटिवेट ना हो, वो अपने अंदर आत्मविश्वास रख सकें। निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था हो। जो निर्धन छात्र हैं विश्वविद्यालय के उनके लिए छात्रवृत्ति हो और वह छात्रवृत्ति के लिए भी परीक्षा कराई जाए। वैसे ही छात्रवृत्ति न दी जाए कि जो योग्य न हो उनके लिए छात्रवृत्ति न दी जाए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ का गठन बात हो गई। छात्रों को प्रशासन के कार्यों में प्रशिक्षण दिया। जो भी प्रशासनिक कार्य है उनमें छात्रों को भी प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि वह कहीं भी प्रशासन के तौर पर कार्य कर सके। समाज सेवा के अवसर प्रदान किए जाएं। जो भी छात्र इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं उनको विश्वविद्यालय से बाहर जो समाज सेवाएं हैं उनमें लगाना चाहिए। छात्रों को दलगत राजनीति से पृथक रखा जाए। जो भी विभिन्न प्रकार के दल जैसे विभिन्न प्रकार की जो पार्टियां बनी हैं उनकी राजनीति से दूर रखा जाए। उनको जो छात्र संघ बनाए जाए वह किसी पार्टी से न संबंधित हो, वह केवल विश्वविद्यालय में रहें और विश्वविद्यालय से संबंधित जो छात्र संघ हो रहा है उसमें भाग लें। वह किसी पार्टी से नामित या पार्टी से संबंधित न हो। छात्रों की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास। उनके अंदर उनको ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसा माहौल दिया जाए कि उनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास अच्छे से हो सके। छात्र अधिष्ठाता की नियुक्ति। स्टूडेंट डीन की बात करी गई कि एक जो बॉयज हैं उनकी तरफ से और एक गर्ल्स की तरफ से स्टूडेंट डीन की व्यवस्था की जाए। जो कि अगर जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं, वह इनसे भी जो समस्या है वह कह सके। छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई कि यहाँ पर विभिन्न लोगों से का समूह होता था। जो भी छात्रों से संबंधित जो सेवाएं होती थी उनके कल्याण के लिए जो योजना बनाई जाती थी, जैसे कि उनके रहने की व्यवस्था, खाने के लिए क्या व्यवस्था हो और एनसीसी के लिए विभिन्न प्रकार के जो
कल्याणकारी योजनाएं थी छात्रों के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, इन सब पे बात करी जाए। इसके लिए छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना करी गई। अब करते हैं स्त्री शिक्षा की बात, वुमेन्स एजुकेशन। जो विश्वविद्यालय आयोग था वह स्त्री शिक्षा को बहुत अधिक रुचि नहीं लिया। उसने कहा कि जो स्त्री शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल उन्हें सुमाता और सुगृहिणी बनाना होना चाहिए, कि वह अपने जो उनके मातृत्व जीवन है वह अच्छे से निर्वहन कर सकें और जो अच्छे से अपने घर को संभाल सके, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह अपने जो घर को और अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छे से संभाल सकें, इतनी शिक्षा उन्हें देनी चाहिए। उनके जो पाठ्यक्रम थे उसमें गृह प्रबंध, गृह अर्थशास्त्र और पोषण की व्यवस्था, पोषण की जो शिक्षा थी उसको देनी चाहिए, कि वह अपना घर किस प्रकार से संभालें और किस तरह से अर्थव्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था थी उनमें कमी न हो पाए। और पोषण से संबंधित जो परिवार के लोग थे या जो बच्चे होते हैं, तो जो स्त्री होती है उसका लगाव बच्चे अधिक होता है, उनको अंदर इमोशनल अटैचमेंट अधिक होता है। तो इसलिए उन्हें कहा गया कि सुमाता और सुगृहिणी इतना बनाया जाए कि वह अपने घर को संभाल सके। फिर उच्च शिक्षा स्तर पर सहशिक्षा की बात है। अगर कोई स्त्री उच्च शिक्षा में आ रही है तो उसके लिए सहशिक्षा की व्यवस्था की जाए, कि अलग अलग शिक्षा न दी जाए, लोगों के साथ दी जाए। और इसमें कुछ इनके लिए स्पेशल कोर्स की बात करी गई, कि अगर कुछ जो स्त्री या जो महिलाएं शिक्षा लेना चाह रही हैं तो उनके लिए कुछ अलग से कोर्स, स्पेशल कोर्स चलाने की बात की गई, कि होम इकोनॉमिक, नर्सिंग, टीचिंग और फाइन आर्ट, इनको नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाए, जो पाठ्यक्रम तैयार किए जाए, टीचिंग के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, फाइन आर्ट और होम इकोनॉमिक, जो अर्थशास्त्र था उसके क्षेत्र में इनको, जो इनके लिए पाठ्यक्रम बनाने की बात करी गई। नेक्स्ट देखते हैं नियम और प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रोल। इसमें देखें तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध, जो भी हम नियम बना रहे हैं, जो नियम बनाते हैं, अगर जो नियम बनाया जा रहा है उसमें केंद्र और राज्य सरकार के आपसी संबंध होने चाहिए। ऐसा ना हो कि केंद्र की अलग नीति हो और राज्य की अलग नीति हो। इससे क्या होगा कि जो केंद्र की सुविधाएं हैं राज्य तक सही से नहीं पहुंच पाएंगी, आपसी मतभेद के कारण जो संबंध है वह नहीं हो पाएगा। तो जो अगर आपसी संबंध सही रहेगा तो जो केंद्र से योजनाएं जाती हैं वह सभी तक आसानी से पहुंच जाएंगी, या जो नियम बनाए जाते हैं उसे सही से लागू किया जाएगा। और इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। उन्होंने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, इसकी बात की गई थी, कि जो उच्च शिक्षा है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम तय करे और राज्य सरकार भी नियम तय करे। दोनों नियम बनाने के बाद जो नियम अच्छे लगे उसको ही शिक्षा के लिए लागू करा जाए। तो इसके लिए समवर्ती सूची की बात करी गई। उच्च शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्माण, जो उच्च शिक्षा दी जा रही, जो विश्वविद्यालय शिक्षा दी जा रही है उसमें, उसके लिए नेशनल, राष्ट्रीय स्तर की पॉलिसी तैयार की जाए और उसको लागू करने की बात करी गई, कि अच्छी से अच्छी जो नीति है उसको बनाया जाए, जिससे कि अपनी हमारी जो उच्च शिक्षा है उसे अच्छी हो, जिससे कि लोग अच्छे ढंग से उच्च शिक्षा लेकर निकल सके। प्रशासन के लिए विभिन्न समितियों का गठन, जो भी प्रशासनिक कार्य विश्वविद्यालय में, जैसे कोई
जो वित्त विभाग है उसको देख रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग देख रहा है, कोई टीचिंग स्टाफ विभाग देख रहा है। तो इस अलग अलग समितियों का निर्माण किया जाए जिससे कि जो प्रशासनिक कार्य है इसको अच्छे ढंग से लागू किया जाए। जो भी नियम बनाए जाए तो वह सब लोगों के लिए अच्छे से हो। तो इनके लिए जो विभिन्न समितियों का गठन किया जाए। वित्त भार केंद्र और प्रांतीय सरकार दोनों। जो विश्वविद्यालय का खर्च है या जो भी कॉलेजों के जो वित्तीय भार था उसका जो भार है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे होना चाहिए, न कि एक पर होना चाहिए। अगर एक पर रहेगा तो सही तरह से जो इकोनॉमिक बैलेंस है वह गड़बड़ हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन। विश्वविद्यालय अनुदान समिति पहले काम करती थी, उसके स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गठन करने की बात करी गई कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए। और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया गया कि जो विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकार वह उस समय जो विश्वविद्यालय के प्रकार थे वो 4 प्रकार से विश्वविद्यालय बताए गए थे। पहला था यूनिटरी टीचिंग यूनिवर्सिटी। यूनिटरी से ऐसा है कि एक छोटे स्थान में जो विश्वविद्यालय बनाए जाते थे वही यूनिटरी कहे जाते थे कि एकल विश्वविद्यालय थे। वो किसी को मान्यता नहीं देते थे या कहीं पर किसी से अटैच नहीं होते थे। वो अपने हिसाब से चलते थे और ज़्यादा रेंज भी उनका नहीं होता था। वो थे यूनिटरी विश्वविद्यालय। और दूसरा था फेडरल टीचिंग यूनिवर्सिटी। फेडरल से आशा है संघ, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते थे और जिसमें टीचिंग भी कराई जाती थी। वह इसके द्वारा मान्यता भी बहुत नहीं दिया जाता था। इससे एफिलिएटेड कॉलेज नहीं होते थे, केवल यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने में काम करती थी। जैसे उस समय काम करती थी बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय। इनसे जो कॉलेज थे वो ज़्यादा एफिलिएटेड नहीं थे, बस केवल ये यूनिवर्सिटियाँ अपने में काम करती थी। नेक्स्ट टीचिंग एंड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। यह एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होती थी, जैसे जो राज्य के विश्वविद्यालय हो गए, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हो गए अलग अलग राज्यों में। तो जो यह एफिलिएशन कॉलेजों को देते थे वही उसी को एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी कही जाती थी। जैसे राज्य विश्वविद्यालय है तो वह अलग अलग कॉलेजों को जोड़ते थे या मान्यता देते थे उन्हीं के। जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी हो गया, तो इससे कई सारे विद्यालय जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसे एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी कहा गया। प्योरली एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। यह एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी कुछ ज्यादा तौर पर नहीं थी उस समय, केवल कुछ ही क्षेत्रों में पाई जाती थी कि जो पूरी तरह से अटैच हो किसी अन्य विश्वविद्यालय से, वही प्योरली एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी कही जाती थी। अब विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चर की बात करी गई तो इसमें चांसलर, वाइस चांसलर, विजिटर और जो उनकी ड्यूटीज थी उसके बारे में चर्चा करी गई। फिर इसके बाद उनसे फिर नीचे सीनेट की स्थापना और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, फैकल्टीज और बोर्ड ऑफ स्टडीज की बात करी गई कि इनके स्तर ये होना चाहिए, इसे क्रमबद्ध तरह से रखे जाए किसी विश्वविद्यालय में। वित्त व्यवस्था। अब वित्त व्यवस्था की बात, फाइनेंस की बात करी गई कि फाइनेंस कैसे हो।
तो विश्वविद्यालय की वर्तमान वित्तीय स्थिति, उस समय विश्वविद्यालयों की स्थिति कैसी थी, इस पे चर्चा करी गई कि जो उस समय विश्वविद्यालयों के पास किस किस क्षेत्र में पैसा खर्च किया जा रहा है, इसके बारे में बात करी गई। विभिन्न क्षेत्रों में अनुदान की आवश्यकता, जो भी क्षेत्र थे, जितने भी उस विश्वविद्यालय में जितने विभाग थे, या जैसे कई सारे विभाग, चिकित्सा विभाग या फिर इंजीनियरिंग विभाग, तो इन सब के लिए भी अलग अलग जो क्षेत्र थे, इनके लिए भी अनुदान के लिए व्यवस्था करने की बात करी गई। अनुदान में केंद्र और राज्य की दोनों की भूमिका की बात करी गई कि जो अनुदान दिया जाए वह केंद्र और राज्य दोनों का उसमें पार्टिसिपेशन हो। विश्वविद्यालय का आय और व्यय, कि विश्वविद्यालय को कितना अनुदान मिल रहा है तो वह कितना खर्च कर रहा है, कितना और जगह से वह आय इकट्ठी कर रहा है, तो इस पर भी चर्चा करी गई। भविष्य में वित्त का उपयोग, और भविष्य में हम किस तरह से विश्व जो धन हमें मिल रहा है, जो अनुदान मिल रहा है गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार द्वारा, तो हम किस तरह से उपयोग करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में 3 विश्वविद्यालयों की चर्चा करी गई। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय। यह उस समय ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहे थे विश्वविद्यालय, इसीलिए इनमें जो भी समस्याएं थी, जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे, उस पे चर्चा करी गई। तो हम देखते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1906 में हुई थी। जो उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मोटो था, जो उस समय वहाँ पर जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे, वहाँ पर जो मुख्य पाठ्यक्रम था वह हिंदू शास्त्र और संस्कृत साहित्य का अध्ययन, जो कि आज भी उसका अलग डिपार्टमेंट है और अच्छे से यहाँ पर लोगों को शोध भी कराया जाता है इस क्षेत्र में, तो इस पे चर्चा करेंगे। कला और विज्ञान के सभी शाखाओं में अध्ययन एवं शोध, फिर धीरे धीरे कला विज्ञान के जो भी क्षेत्र थे, कला वर्ग के, जैसे हिंदी हिंदी इतिहास, भूगोल और ये सब क्षेत्र थे। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, तो इन सब क्षेत्रों के लिए भी अलग से शोध और टीचिंग की व्यवस्था करी गई। युवाओं के चारित्रिक विकास पर बल, विश्वविद्यालय के जो भी छात्र हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको उनके चारित्रिक विकास पर अधिक बल दिया जाए, कि उनमें उनके जो चरित्र, जो उनके रहन सहन या बोली भाषा है, या फिर हाव भाव, किससे कैसे रहना है, किससे कैसे बात करना है, चारित्रिक विकास पर बल दिए। वित्त एवं आवास की व्यवस्था, जो उस समय वहाँ का वित्तीय व्यवस्था थी, या फिर जो आवास जो टीचर के लिए हो या स्टूडेंट के लिए हो, वो कैसा है, उसकी व्यवस्था कैसी है, इस पे चर्चा करी। वित्तीय समितियों का गठन, जो भी वित्तीय समितियां हैं विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाली, डिपार्टमेंटल हो गए, प्रशासनिक हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र, तो ये सब जो समितियों का गठन किया जाए, उनको अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग वित्तीय समितियां गठित की जाएं। सभी संकायों में शोध कार्यों के लिए प्रोत्साहन, जितने भी संकाय हैं, शिक्षा संकाय हो गया और विज्ञान संकाय हो गया, कला संकाय, चिकित्सा संकाय, जो भी है, उनमें शोध, शिक्षा के साथ साथ शोध कार्य के लिए भी बढ़ावा देने की बात करी गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1920 में करी गई। इसमें जो शुरुआत में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था, उसका जो कार्य था वो मुस्लिम थियोलॉजी, जो वहाँ को मुस्लिम शिक्षा थी उसको बढ़ाने के लिए कार्य किया गया। जो भी शिक्षा थी
जो उस समय मुस्लिम धर्म था जो उसको बढ़ाने के लिए कार्य किया गया। फिर जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसका विश्वविद्यालय में विलय किया गया। इस्लामिक अध्ययन, धर्म और मुस्लिम थियोलॉजी का प्रचार प्रसार। जो इस्लामिक अध्ययन, जो भी इस्लाम धर्म से संबंधित पुस्तकें थी, शोध कार्य थे, और इन सब से जो संबंधित उस पे उसका प्रचार प्रसार भी किया गया और उस पे अध्ययन और शोध कार्य भी करे गए। शिक्षण एवं आवासीय की टीचिंग और रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय है। संवैधानिक ढांचे में बदलाव, धीरे धीरे इसका जो संवैधानिक जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको धीरे धीरे बदला गया और एक अलग से जो मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा था या फिर जो उस मुस्लिम धर्म के बारे में तो उसमें बदलाव करके सभी क्षेत्रों की वहाँ पर सभी क्षेत्रों के लोगों को वहाँ पर एडमिशन देकर और सभी के शिक्षा की बात करी गई। अकादमिक कार्य में बदलाव, जो भी टीचिंग था, जो भी एकेडमिक कार्य थे वहाँ पर उसमें परिवर्तन लाया गया और वहाँ पर सभी को, जैसा कि नाम से है मुस्लिम विश्वविद्यालय, लेकिन बाद में सभी को एडमिशन मिलने लगा। दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी। शैक्षणिक एवं आवासीय विश्वविद्यालय है। विभिन्न कार्य की शैक्षिक बिल्डिंग, यहाँ पे अलग अलग नाम से बिल्डिंग हैं, सबका अलग अलग जो भी विश्वविद्यालय से संबंधित विश्वविद्यालय कैंपस में सब अलग अलग बिल्डिंग है, उनका अलग अलग नाम रखा गया। शैक्षिक पदों का विभाजन, शैक्षणिक पदों का विभाजन, जो भी शैक्षणिक पद पे कार्यरत उनको अलग से नाम दिया गया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, विश्वविद्यालय से ही संबंधित है। वहाँ पर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो भी रिसर्च की जाती है और जो भी मुद्दे होते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित, यहाँ पर उस पर शोध कार्य और अध्ययन किया जाता है। पुस्तकालय की बहुत अच्छी व्यवस्था, यहाँ पे पुस्तकालय की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जो कि कई बिल्डिंगें हैं इसमें यहाँ पर पुस्तकालय की। वित्तीय व्यवस्था का निर्धारण, जो भी वित्तीय व्यवस्था थी उसका अच्छे से निर्धारण किया गया है। विधि की स्नातकोत्तर कक्षा में शोध एवं प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था। जो लॉ कॉलेज था, यहाँ पर विधि की शिक्षा दी जा रही थी, वहाँ पर शोध कार्य के लिए और जो प्रशिक्षण था उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जो कि आज भी है वहाँ पर। कृषि, मेडिकल और शिक्षा में आने वाली समस्याओं पर शोध, जो भी कृषि से संबंधित हो, चिकित्सा से संबंधित हो या एजुकेशन से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं, वो पूरे लगभग जो भी अपने भारत देश में जहाँ भी समस्या आती है वहाँ पर उस पर शोध किया जाता है, चाहे वह कृषि से संबंधित हो, चिकित्सा से हो या शिक्षा से संबंधित हो। पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, जो भी पाठ्यक्रम बनाए गए हैं उनमें उनका पुनर्गठन किया जाए और उनको व्यावसायिक शिक्षा की तरफ बढ़ावा देने की बात करी गई कि जो भी पाठ्यक्रम हैं उनको उनमें बदलाव लाया जाए और अधिक से अधिक व्यावसायिक शिक्षा देने की बात करी गई। फिर नेक्स्ट चैप्टर में अन्य विश्वविद्यालयों की बात करी गई कि यहाँ पर 20 विश्वविद्यालय की बात करी गई, जो कि उस समय लगभग कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़कर सभी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के तौर पर काम कर रहे थे। तो उस वहाँ पर जो भी जो विश्वविद्यालय हैं, 20 विश्वविद्यालय, इनमें जो आधारभूत इनकी संरचना थी या फिर जो कह सकते हैं कि
जो भी यहाँ की समस्या थी और जो यहाँ का इकोनॉमिक लेवल था और आवासी जो थे, आवास से संबंधित हर क्षेत्र से संबंधित यहाँ के विश्वविद्यालयों की बात करी गई और यहाँ की जो समस्याएं या जो पाठ्यक्रम थे, जो आवास थे, उनमें बदलाव लाने की बात करी गई कि हमें किस तरह से बदलाव लाया जाए और अच्छे से अच्छे शिक्षा की व्यवस्था करी जाए, जिससे कि देश की जो स्थिति है वह सुधर सके, अच्छी हो सके। फिर 17वां चैप्टर में नए विश्वविद्यालय जो ओपन हो रहे थे उनको किस तरह से उनकी व्यवस्था करी जाए, इसकी बात करी गई कि जो नए नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। इनमें कहा गया कि जो यूजीसी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा अस्थायी आज्ञा पत्र जारी किए जाए। अस्थायी आज्ञा पत्र अर्थात जो विश्वविद्यालय बन रहे हैं उनको स्थायी न बनाया जाए, उनमें कुछ दिन शिक्षण कार्य होने के बाद उनकी स्थिति देखी जाए, उसके बाद ही उन्हें स्थायी बनाया जाए। तो यह कौन करेगा? यूजीसी के अध्यक्ष, और यह वहां पर जा करके निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। तब कब जाएंगे? जब वहां पर अध्ययन कार्य शुरू हो और उसी के हिसाब से वहां का स्थायी आज्ञा पत्र जारी करेंगे। उससे पहले उन्हें अस्थायी। फिर जरूरत के अनुसार अनुदान देना, जो कि यूजीसी की स्थापना की बात करी गई, तो कहा गया कि जो यूजीसी होगी वह जरूरत के अनुसार अनुदान देगी कि जिस विश्वविद्यालय जो खुल रहे हैं उनको किस तरह से कितनी आवश्यकता है, उसी अनुसार अनुदान देगी। और शैक्षणिक विधियों के प्रयोग की स्वतंत्रता, हम जो भी टीचिंग मेथड यूज कर रहे मैम बुला रही हैं। हैं। जी मैम। वीरेंद्र, मैं ये कह रही थी ना, यूजीसी को हम बिल्कुल कल शुरू करेंगे तो कैसा रहेगा? ठीक है मैम, कोई है ना? हाँ, नहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली नया टॉपिक अभी हमने सारे विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देख लिया और फिर उसके बाद जो है अब यूजीसी को आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं सोच रही हूँ जरा सा 2 मिनट की 4 मिनट की क्लास के बाद फिर वो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो उसको कल हम शुरू करेंगे तो बेटर रहेगा। प्रेजेंटेशन ठीक। आपका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, बहुत शांति से गंभीरता के साथ आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बीच बीच में, क्योंकि अभी आप टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, एमएड कोर्स से एसोसिएटेड है ना, हम टीचर एजुकेटर्स हैं बच्चों। हाँ मैम, एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। जो बीएचयू की स्थापना हुई थी वो 1906 में नहीं 1916 में हुई थी। वो करेक्शन आप कीजिएगा, बता दीजिएगा, पर्सनली बता दिया कीजिए, वो कोई इशू नहीं है। गलती हो गई। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप जब आप पढ़ाते हैं थोड़ा सा निरस्ता को दूर करें, थोड़ा सा बीच बीच में पूछ ले कि समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, इस तरीके से, ठीक है? किसी का नाम लेकर के भी बीच में कोई क्वेरी आप डाल सकते हो, ठीक है? अच्छा तो विद दिस आई एंड टुडेज मीट। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। किसी सुप्रिया को के कोई। सजेशन को आप देख लीजिएगा। हाँ मैम, थोड़ी सी करेक्शन होना है वहाँ पे। हाँ हाँ, कर लीजिए, टाइपिंग थोड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात जी नहीं। बताएं सर। चलो, ठीक है, 1906 थैंक यू लिखा है एवरीवन। बट 1916 बोल दिया है। नहीं, 1906 लिखा है, 1916 है ऐसा। जी जी। सर इसके साथ ही आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।